नमस्कार, रियल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कर्मों का फल। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शाम को अपने ऑफिस में बैठकर काजल अपने साथी स्टाफ लोगों से बात कर रही थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन देखते ही उसे जैसे झटका सा लगा। काजल के हाथ कांपने लगे। उससे फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा था। उसका सर चकराने लगा था। उसकी सासू माँ का फोन था। बहू, तुम्हें बोला था ना, आज जरा जल्दी आ जाना। पल्लवी मेरी बहन आ रही है। बस इतना सुनते ही काजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फोन पर सासू माँ अभी भी बोल ही रही थी, बहू तुमने सुना नहीं, मैंने क्या बोला? काजल कांपती हुई आवाज में बोली, ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। फोन रखते ही काजल बेसुध होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। हे भगवान, यह मैं क्या सुन रही हूँ? किस जन्म की दुश्मनी मेरी सासू माँ मुझसे निकाल रही हैं? पल्लवी मौसी हमारे यहाँ? काजल ने खुद से पूछा, जैसे कोई बहुत बुरा सपना देख लिया हो। पल्लवी मौसी बहुत ही तेज तर्रार और कठोर महिला थी। काजल ने उनका दूसरा नाम भूचाल रखा हुआ था, क्योंकि उनके आने से ऐसा लगता था कि घर में आज तूफान आ गया हो। और किसी से बात करते समय ऐसा लगता वह जैसे उन्हें खा जाएंगी। सबका सुकून चैन उन्होंने गायब ही कर दिया था। पल्लवी मौसी की एक एक बात, एक एक हरकत जैसे घर में भूचाल ला देती थी। उनकी तीखी नजरें, कड़वी बातें और हर चीज में कमियां निकालने की आदत काजल को सब याद आ गया। उसके माथे से पसीने छूटने लगे, क्योंकि आज वही भूचाल उसके घर में दस्तक देने वाली थी। दरअसल पल्लवी 8 महीने पहले भी उसके घर पर आई थी, और जिस दिन वह आई उस दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे काजल आज तक नहीं भूल पाई थी। महीने की चौथी शनिवार थी, और उस दिन काजल के ऑफिस का छुट्टी था। सुबह सुबह काजल लाल साड़ी में सज धज कर जल्दी जल्दी सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। काजल की सासू माँ पूजा जी कमरे से निकल कर आई और रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर चुपचाप रसोई में ताक झांक करने लगी, और आंखें चौड़ी करके अपनी बहू को बहुत ध्यान से देखने लगी। ओहो बहू, क्या बात है, कहीं जा रही हो क्या? थोड़ी आश्चर्य में बोली। अचानक से अपनी सासू माँ की आवाज सुनकर काजल हड़बड़ा कर बोली, वह माँ जी, दरअसल बात यह है कि। काजल अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही पूजा जी बोल पड़ी, समझ गई, लगता है मायके जा रही हो। यह सही है तुम्हारा। सारा हफ्ता ऑफिस की नौकरी और शनिवार रविवार की छुट्टी को मायका याद आ जाता है। काजल तुरंत बोली, नहीं नहीं माँ जी, मैं मायके नहीं जा रही। आज मेरे ऑफिस से छुट्टी है, इसलिए ऑफिस के सभी स्टाफ लोग बॉस के साथ काम के सिलसिले में घूमने जा रहे हैं। क्या बोली? हफ्ते में 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है, तो उसमें भी तुम्हें कहीं ना कहीं जाना ही है। घर के प्रति भी तुम्हारी कोई अपनी जिम्मेदारी है भी या नहीं? कहते हुए पूजा जी का चेहरा और सख्त हो गया। कहीं घूमने नहीं जाना है, कोई जरूरत नहीं है तुझे घूमने जाने की। काजल ने नरमी से कहा, माँ जी, माफ कीजिएगा, मुझे जाना जरूरी है। कल रात में ही बॉस का फोन आया था। कंपनी के बड़े अफसर भी आ रहे हैं, और उनके साथ मीटिंग भी होनी थी, और प्रेजेंटेशन मुझे ही देना है। पूजा जी कुछ कहती उससे पहले काजल ने कहा, लेकिन माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया है, और रात को दही जमा दी थी, फ्रीज में रखी है, आप सब लोग खा लीजिएगा। लेकिन पूजा जी का गुस्सा अब उफान पर था। तेरे नाश्ते और दही का मैं क्या करूंगी बहू? वह लगभग झल्ला उठी थी। मैंने कल ही तुझे बताया था ना कि पल्लवी मेरी बहन आ रही है। भूल गई तू क्या? काजल सुनते ही सन्न रह गई। दिन भर की भागदौड़ और ऑफिस की टेंशन में वह तो भूल ही गई थी कि आज उसकी मासी सास भी उसके घर पर आने वाली थी। अच्छा, इसलिए आज सासू माँ इतनी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि मासी की खातिरदारी के लिए
मैं घर पर नहीं रहूंगी। सारी दुनिया एक तरफ और पल्लवी मासी एक तरफ मन ही मन वह बड़बड़ा रही थी। माँ जी, वह मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था। काजल ने हकलाते हुए कहा, अरे तुझे अपने ऑफिस के अलावा कहाँ कुछ याद ही रहता है। अब फोन कर अपने बॉस को और बोल दे कि तू घूमने नहीं जा रही है। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी आज की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी मुश्किल से मुझे यह बड़ा सा मौका मिला है, इसलिए मुझे जाना जरूरी ही होगा। पूजा जी गुस्से में आंख दिखाते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, तभी पीछे से एक कड़कती हुई आवाज आई। क्या पूजा, तुम भी ना सुबह सुबह कुछ ना कुछ लेकर शुरू हो जाती हो। किशनलाल जी रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर गुस्से में बोले, बहू को जाना जरूरी है तो जाने दो ना। एक ही दिन की बात है, एक दिन क्या तुम काम नहीं कर सकती हो। बहू, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा। काजल को वैसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही थी। की बातों से उसने राहत की सांस ली। तुरंत कमरे की ओर कदम बढ़ाए, अपना बैग उठाया और एक बार पलटकर कहा, थैंक यू पापा जी। मैं जल्दी ही लौटने की पूरी कोशिश करूंगी। जवाब में किशन लाल जी ने मुस्कुराकर कहा, काम मन लगाकर करना बेटा। बाकी घर की टेंशन तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सब कुछ संभाल दूंगा। काजल वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूरी रसोई में सन्नाटा छा गया। पूजा जी अपने पति को तीखी नजरों से देखते हुए झल्लाकर बोली, बड़े आए हैं, उसकी तरफदारी करते हैं अपनी बहू की। आपने ही सर पर उसे चढ़ाकर रखा है। किशन लाल जी यहाँ से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। पूजा, बहू नौकरी करती है, उसकी अपनी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। जैसे उसे ऑर्डर मिलेगा वह वैसे ही काम करेगी। कोई सरकारी नौकरी नहीं है जहां शनिवार रविवार छुट्टी ही हो। ऊपर से बेचारी सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़ करती ही रहती है, और फिर तुम भी उसे बातें सुनाने में पीछे नहीं हटती। वैसे आज तक तो तुमने हमेशा बहू का साथ दिया था घर के कामों में, फिर आज अचानक क्यों गुस्सा करने लगी। पूजा जी की आवाज धीमी पड़ गई। थोड़ी देर चुप रही, फिर दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश में बोली, हाँ, मैं समझती हूँ उसकी मजबूरी है, मैं उसका साथ भी देती हूँ, लेकिन आप भी तो जानते हैं आज पल्लवी आ रही है, उसे देखकर कितना बुरा लगेगा कि उसके आने का पता होने के बावजूद भी वह घर पर नहीं है। मेरी कितनी बेइज्जती होगी कि शनिवार के दिन तो ऑफिस की छुट्टी होते हुए भी आज बहू ऑफिस गई है और सास यहाँ रसोई में खाना बना रही है। बेइज्जती की चिंता छोड़ो और काम की सोचो। उसके आने से पहले ही हम सब तैयार कर लेते हैं। तुम रोटियां बना लो, तब तक मैं सब्जियां काट देता हूँ। पल्लवी जब तक आए हम लोग खाना बना चुके होंगे। खाना तैयार हो जाना चाहिए, दोनों मिलकर करेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। पूजा जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आपको सब्जी काटना आता भी है? किशन लाल जी बोले, आपको क्या पता, मैं पूरा खाना भी बना लेता हूँ। सब्जी तो यूं चुटकी बजाते ही काट दूंगा। पूजा जी ने पहले तो तिरछी नजरों से देखा, फिर उसके बाद मुस्कुराने लगी। थोड़ी ही देर में किशन लाल जी बड़े शानदार तरीके से पूरी सब्जियां काट दिए। फिर पूजा जी गैस पर सब्जियों के लिए तड़का बनाने लगी। अजी सुनते हैं, आप पूरा खाना चेक कर लीजिए, अच्छा बना है या नहीं। ओहो भाग्यवान, तुम्हारा बनाया हुआ खाना कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है क्या। किशन लाल जी मुस्कुराते हुए बोले और खाने को चखने लगे। क्या बात है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। दिल करता है तुम्हारे इन हाथों को चूम लूं। पूजा जी की हंसी रसोई में गूंज गई। बुढ़ापे में भी आप जवानी वाली बातें करते हैं, फिल्मी बातें करने से बाज नहीं आते आप, सठिया चुके हो आप। अरे अब तो सुधर जाओ। तो क्या हुआ श्रीमती जी, हमारी भी तो जिंदगी एक फिल्म की तरह ही है। फिल्म का हीरो मैं हूँ और हीरोइन तुम।
पूजा जी मुस्कुराई, उनका चेहरा खिल गया। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई। लगता है विलेन की एंट्री हो गई, कहते हुए किशनलाल जी हंस पड़े। उनकी बात सुनकर पूजा जी की भौहें सिकुड़ गई। यूं तो वह उन्हें ऐसे ठिठोली पर अच्छा खासा लेक्चर सुना देती, लेकिन बहन दरवाजे पर थी तो चुपचाप चेहरे पर मुस्कान लेकर बाहर की ओर चल दी। पल्लवी जी ऑटो से उतरी। दबंग अंदाज में वह अंदर की ओर बढ़ रही थी। हरे रंग की चमचमाती साड़ी, ऊंचा जूड़ा और हाथ में सुंदर सा पर्स लिए हुए उनके चेहरे पर एक पूरी तरह की आत्मविश्वास था, जो सालों से बरकरार था। आओ आओ पल्लवी, तुम्हारा ही इंतजार था। पूजा ने पल्लवी का भव्य स्वागत करते हुए कहा और दोनों बहनें गले मिल गई। दोनों की आंखें नम हो गई। सच में ठीक तो रहा ना? हाँ, क्या ही बताऊं। ऑटो वाले ने तो पूरे शहर का चक्कर ही लगवा दिया। कहाँ कहाँ नहीं घुमाया। मैं तो बहुत थक गई। अब तो किशन लाल जी ने पल्लवी का बैग उठाया और सब लोग अंदर आ गए। पल्लवी अंदर आते ही पूरे घर को इधर उधर पूरी तरह से देखने लगी। वैसे पूजा, घर तो तुमने बहुत अच्छा संभाल रखा है। पूजा जी ने जरा सी मुस्कान के साथ बोला, अरे बहन, अब तो बहू ही सब कुछ संभालती है। इस समय पल्लवी की नजर बहू के कमरे की ओर गई। भौहें तन गई। अरे पूजा, तुम्हारी बहू कहाँ गायब है? दिखाई तो नहीं दे रही। पल्लवी ने अपनी बुलंद अंदाज में बोला, जैसे वह पहले ही किसी गड़बड़ की आहट पा चुकी हो। पूजा जी ने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, क्या ही बताऊं पल्लवी, नौकरी करती है ना वह आज शनिवार को भी ऑफिस बुला लिया। उसकी प्रेजेंटेशन थी आज। आंखें और चौड़ी हो गई। शनिवार को? वह हैरानी से बोली। उसी वक्त दुर्गेश अपने 7 साल के बेटे के साथ कमरे से बाहर आया। हाथ में फोन था, लेकिन माँ और मौसी को देखकर फोन जेब में डाल लिया। अरे दुर्गेश बेटा, आ जाओ, अपनी पल्लवी मौसी से आशीर्वाद ले लो। पल्लवी ने थोड़ी हैरानी से बोला, आज शनिवार को भी ऑफिस गई है तुम्हारी पत्नी? यह क्या बात हुई? दुर्गेश ने कांपती हुई आवाज में बोला, वो मौसी, प्राइवेट नौकरी है, कोई सरकारी तो है नहीं। छुट्टी का कोई भरोसा नहीं। पल्लवी ने बोला, मैं तो तुम सब लोगों से मिलने आई थी। बहू तो है ही नहीं, उसके बिना तो सब कुछ अधूरा सा ही लगेगा। पूजा मुस्कुराई, अरे बहन, हम तो लोग तो हैं ही ना, बैठकर गप्पे मारेंगे। वैसे बहू कह रही थी कि वह जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन पूजा, अगर बहू नहीं है तो खाना कौन बनाएगा? पूजा ने तुरंत जवाब दिया, अरे पल्लवी, बहू तो ऑफिस जाने से पहले ही सारा खाना बनाकर गई है। अच्छा पल्लवी, फिर तो ठीक है। मुझे बहुत जोर से भी लगी है। चलो जल्दी से कुछ खाने को दे दो। पूजा जी और किशन लाल जी ने फुर्ती दिखाई। खाना गरम करके मेज पर सबको परोसने लगी। पल्लवी ने एक नजर खाने पर डाली और तारीफ करते हुए बोली, वाह, यह तो लाजवाब दिख रहा है। बहू ने बनाया है तो स्वाद भी अच्छा ही होगा। सब लोग मेज के चारों तरफ बैठ गए। पल्लवी ने पहला निवाला लिया और आंखें बंद करके आनंद के साथ खाने लगी। खाना खाते हुए पल्लवी ने बोला, पूजा एक बात बताओ, यह सब खाना बहू ने ही बनाया है? पूजा के चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। वह हक्की बक्की रह गई। फिर जल्दी से बोली, हाँ हाँ, बहू ने ही तो बनाया है। पल्लवी ने भौहें चढ़ाए बोला कि मुझसे झूठ? पल्लवी से? पल्लवी की आंखें गहराई से पूजा के चेहरे को देख रही थी। तेरी बहन हूं मैं पूजा, तेरे हाथों का स्वाद नहीं पहचानूंगी क्या? पसीने की बूंदें पूजा जी के माथे से टपकने लगी। उन्होंने फीकी सी मुस्कान के साथ अपने पति की ओर देखा और बोली, देखा, कहा था ना मैंने, पल्लवी पहचान जाएगी कि यह खाना मैंने बनाया है। किशन लाल जी मुस्कुरा उठे और नाटक को आगे बढ़ाते हुए बोले, हाँ भाई, मान गए तुम दोनों बहनों को। सच में कितना अच्छे से पहचानती हो तुम दोनों एक दूसरे को। तुम दोनों का तो कोई जवाब ही नहीं। पल्लवी ने अपनी जीजा की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ फिर से खाने में जुट गई। हम्म,
ठीक है, स्वाद वाकई बहुत अच्छा है पूजा। हम सब लोग खाना खा लिए। किशनलाल जी ने थाली उठाई और बोले, मैं जरा बाहर टहलने जा रहा हूँ, थोड़ी ताजी हवा ले लूं। दुर्गेश भी मौके का फायदा उठाते हुए बोला, हाँ माँ, मैं भी दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। माँ, आप और मौसी गप्पे मारो, मैं जल्दी ही लौटूंगा। दोनों घर से निकल गए। पूजा जी ने अभी खाना नहीं खाया था, तो अपनी थाली में खाना डालकर खाने बैठी। पल्लवी ने बातों का सिलसिला फिर से छेड़ दिया। वैसे पूजा, तुझे नहीं लगता कि बहू को तूने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है? उसके लिए ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी जो आज घर नहीं रुक सकती थी? पूजा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बात टालने की कोशिश करते हुए बोली, अरे ठीक है ना पल्लवी, कोई बात नहीं। लेकिन पल्लवी को बात टालना मंजूर नहीं था। ठीक है, अगर बहू घर ना संभाल पाए तो फिर शादी करने का क्या ही मतलब बनता है। मैंने तो ऐसी बहुत सी बहुएं देखी हैं जो घर भी संभालती हैं और वह कमाने भी जाती हैं, और सास वह तो बस बैठकर आराम फरमाती हैं। सारी उम्र काम ही तो किया है हमने, अब इस उम्र में भी हमें रसोई में पिसना पड़े तो फिर बहू के आने का ही क्या फायदा है। पूजा जी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, अरे पल्लवी, मेरी बहू भी कम नहीं है। जितनी देर घर पर रहती है पूरा घर संभालती है, सुबह से रात तक भाग दौड़ करती है, फिर बाहर जाकर पैसा भी कमा कर आती है। गलती होने पर डांट दूं तो पलटकर जवाब भी नहीं देती है। कहते हुए पूजा जी मुस्कुरा दी, लेकिन पल्लवी के मुंह से बहू की तारीफ उनके गले से नहीं उतर रही थी। वह तपाक से बोली, लेकिन इन सब का तुझे क्या फायदा है मेरी बहन? वह रहती ही कितना है घर पर जो घर संभालेगी। मुझे देख लो, तीन तीन बहुओं की सास हूँ। घर के काम की जिम्मेदारी मैंने तीनों में बांट रखी है। पहले ही बोल दिया था नौकरी नहीं करनी। अब तीनों बहुएं पूरा घर अच्छे से संभालती हैं। मेरी एक आवाज पर तीनों माजी माजी कहते हुए मेरे सामने आ खड़ी होती हैं। और एक तेरी बहू है जो खुद तो दिन भर ऑफिस में ऐश करती है और तुझे रसोई में तपने के लिए छोड़ देती है। खाने के बाद पूजा जी रसोई में बर्तन लेकर गई। पल्लवी भी पीछे पीछे गई और चौंक कर बोली, अच्छा पूजा, अब बर्तन भी तू ही धोएगी? पूजा ने जवाब दिया, हाँ पल्लवी, वह आज काम वाली नहीं आएगी, इसलिए बर्तन भी मुझे ही धोने पड़ेंगे। पल्लवी के चेहरे पर और भी ज्यादा नाराजगी उभर आई। अरे पूजा, तेरी बहू रानी क्या करेगी? बस तुझ पर अपना हुक्म चलाएंगी क्या? इस हिसाब से तो तू अपनी बहू की नौकरानी कही जाएगी। तू बस उसके हुक्म का पालन करती रही है। पूजा जी ने जवाब दिया, लो भला, मैं क्यों अपनी बहू की नौकरानी बनूंगी? अरे या तो मेरा भी घर है, और थोड़ा सा काम कर भी ली तो क्या हर्ज है? आखिर मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। पल्लवी ने तंज कसते हुए बोला, मेरी बहना, अच्छा पागल बना रखा है तुझे तेरी बहू ने। मत भूल कि तू पल्लवी की बहन है। ऑर्डर चलाना सीख, नौकरी करना नहीं। बोल दे अपनी बहू को अब घर में रहकर घर संभाल लो। तभी पूजा जी ने हंसते हुए कहा, काजल किसी भी हाल में नौकरी नहीं छोड़ेगी। जुनून है उसके अंदर पैसा कमाने का। यह सुनते ही पल्लवी ने अपना माथा पकड़ लिया। हे भगवान, ऐसी लड़की को बहू बनाकर तूने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। पूजा जी ने थोड़ा विरोध करते हुए बोली, नहीं पल्लवी, मेरी बहू अच्छी है, पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है। थोड़ा घर का काम नहीं किया तो इसमें मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई? बहन, एक औरत घर का काम नहीं कर सकती, पूरा घर नहीं संभाल सकती, तो उसके औरत होने का फायदा ही क्या है? पूजा जी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। मुझे लगता है पल्लवी तू सही कह रही है। उसके मन में संदेह पनपने लगा। वह चुपचाप पल्लवी की बात सुनती रही। पल्लवी ने उनकी चुप्पी को अपनी जीत समझ लिया और आगे बोली, देख बहन,
मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, ताकि तू भी इस उम्र में थोड़ा आराम कर सके। बहू को अब घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अब तू आराम से अपनी जिंदगी काट। पल्लवी की बातें उनके मन में बैठ गई। शाम हो चुकी थी, पल्लवी के जाने का वक्त हो गया था। फिर पल्लवी ने पूजा से पूछा, तू तो कह रही थी कि तेरी बहू जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन अब तो तेरा मेरा जाने का भी वक्त हो गया है बहन, कहाँ है वहां महारानी? पल्लवी की बातें सुनकर पूजा जी चुप रही, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी छाने लगी। अब तो आ जाना चाहिए उसे। इसी समय दरवाजे की घंटी बजी। लो आ गई बहू, और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खुलते ही काजल अंदर आई। वह बहुत थकी थकी सी लग रही थी। आते ही उसने अपने बैग एक और रखे और मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया। बॉस ने मेरी बहुत तारीफ की। मुझे प्रमोशन मिल गया है। फिर उसने पल्लवी की ओर देखा और चुप हो कर उनके पैर छुए। पल्लवी ने काजल को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी हर हरकत को वह निहार रही हो। फिर एक शिकायती लहजे में बोली, वाह काजल बहू, तू तो बहुत अच्छी है। घर पर मेहमान आए तो भी तुझे बस अपनी नौकरी ही प्यारी है। काजल का चेहरा एक पल में ही उतर गया। वह सफाई देने की कोशिश में बोली, मासी जी ऐसा नहीं है। आज एक जरूरी मीटिंग थी और लेकिन उसकी बात काटते हुए उनकी आवाज अब तीखी हो चली थी। बस कर बहू, एक छोटी सी नौकरी के लिए ऐसा भी क्या जुनून कि तू अपने घर का भी ध्यान नहीं रख सकती? तुझे पता भी है औरत का धर्म होता है अपने घर को संभालना, लेकिन तू तो इन सब से कोसों दूर है। काजल शांत हो गई। वह कुछ कहती उससे पहले पल्लवी ने अपना बैग उठाया और बोली, चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहन, मैं तुझे बाहर तक छोड़ देती हूँ, पूजा ने कहा। तो पल्लवी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं पूजा, तू अपनी बहू के साथ ही रह। वो थक कर आई है, उसकी खातिर भाव में लग जा। तू भी ना पल्लवी, कुछ भी बोलती है, नाराजगी भरे स्वर में कहते हुए पूजा जी अपनी बहन को ऑटो तक छोड़ने गई। लेकिन घर आने के बाद पल्लवी की बातें उनके दिमाग में हलचल मचा रही थी। अब उनके मन में एक तूफान की तरह चल रही थी। उन्हें लगने लगा कि शायद उनके साथ सच में गलत हो रहा है। काजल को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आखिर बहुएं घर के काम के लिए ही तो होती हैं। अब तो पूजा जी ने मन ही मन ठान लिया कि अब बहुत हुआ, उन्हें अपनी बहू की नौकरी छुड़वानी ही है। अगले दिन सुबह जब दुर्गेश नाश्ते की मेज पर मोबाइल चला रहा था, तो पूजा जी ने मौका देखकर बात छेड़ दी। दुर्गेश, मैं सोच रही हूँ काजल को अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए। घर का काम ठीक से नहीं हो पाता है। दुर्गेश ने मोबाइल नीचे रखा और हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा। माँ, वह घर बैठकर करेगी ही क्या? अच्छा भला तो चल रहा है सब कुछ। सुबह का सारा काम तो वह करके ही जाती है, बाकी आप तो संभाल लेती हो। पूजा ने तंज कसते हुए बोला, यह क्या बात हुई? मैं इस उम्र में रसोई में तपूं और वह दिन भर घर की जिम्मेदारियों से आजाद रहे। तभी किशनलाल जी जो पास की कुर्सी पर बैठे हुए थे बोले, पूजा, दुर्गेश ठीक कह रहा है। बहू पढ़ी लिखी है, मेहनती है, नौकरी करती है, तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? वह घर भी तो संभालती है और चार पैसे घर में आती ही है ना, तो इसमें क्या गलत है? किशनलाल जी समझ चुके थे कि यह सब बातें पूजा के दिमाग में किसने भरी है, लेकिन उनकी बात पर पूजा को और गुस्सा आया। अच्छा, क्या खाक संभालती है? उसे बस अपने ऑफिस का ही काम दिखाई देता है। जहां तक रही पैसों की बात, तो घर उसकी कमाई से नहीं चल रहा था। घर का सारा खर्चा मेरा बेटा संभालता है। उनकी आवाज में झुंझलाहट थी। पल्लवी की बातें पूजा जी के मन में इतनी गहरी उतर चुकी थी कि वह अपने इरादे को मजबूत बना चुकी थी। उस दिन के बाद पूजा जी का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था। पहले वह काजल की थोड़ी बहुत कामों में मदद भी कर देती थी,
लेकिन अब उन्होंने सारा कामकाज काजल के सिर पर ही डाल दिया। सारा काम करना अब काजल की ही जिम्मेदारी थी। एक दिन काजल जब ऑफिस से लौटी तो उसके चेहरे पर दिन भर की थकान थी। दरवाजा खुलते ही दुर्गेश की आवाज गूंजी, अरे काजल, कहाँ रह गई थी? मैं कब से चाय के लिए इंतजार कर रहा हूँ। काजल चौंक कर दुर्गेश की ओर देखी और बोली, वह आज ऑफिस में। वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही पूजा जी अपने कमरे से बाहर निकली और बोली, उनकी आंखों में नाराजगी की चिंगारी थी। बस करो बहू, यह बहाने सुनाना बंद करो। पूजा जी ने तीखे स्वर में उसकी बात काट दी। पहले मेरे बेटे के लिए चाय बना दो। बेचारा थक हार कर ऑफिस से आया है और तेरा तो कुछ अता पता ही नहीं है। काजल एक पल के लिए ठहर गई। पूजा जी की यह कठोर आवाज उसके दिल में चुभ गई। पहले माँ जी मुझसे कितने प्यार से बात करती थी, लेकिन अब हर बात में ताने मारती रहती हैं। उसका मन कुछ कहने को हुआ, लेकिन चुप रह गई। माँ जी का यह बदला हुआ रवैया, दुर्गेश की बेरुखी, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। फिर भी उसने खुद को जैसे तैसे संभाला और चाय बनाकर सबको दी। रात का वक्त हुआ तो भी सारी भाग दौड़ में काजल ही उलझी रही। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। काजल ने अकेले पूरे किचन की साफ सफाई की, बर्तन धुले, फिर कमरे में जाकर सो गई। सुबह उठकर फिर से वह काम में लग गई। जल्दी जल्दी बड़ी मुश्किल से ही सारा काम निपटा पाई थी कि उसके ऑफिस जाने का समय हो चुका था। खुद को शीशे में देख भी न पाई और जैसे तैसे बालों में कंघी करके वह ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी से निकल गई। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, वह ऐसे ही भागदौड़ करती रही। एक दिन सुबह सुबह काजल उठी तो देखा उसका बेटा गुड्डू बिस्तर पर बेचैनी में करवटें बदल रहा था और उसका चेहरा लाल था। काजल ने चिंतित होकर गुड्डू के सर पर हाथ रखा तो देखा उसका माथा बुखार से तप रहा था। काजल एक पल को हड़बड़ा गई। वह बिना देर किए माथे पर गीली पट्टियां रखने लगी। दुर्गेश ने साफ साफ कह दिया कि वह ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए काजल को ही घर पर रुकना पड़ेगा। काजल ने ऑफिस में फोन करके अपनी बॉस से बोल दिया कि वह आज ऑफिस नहीं आ पाएगी। फिर बॉस ने उसे ऑर्डर दिया, कोई बात नहीं काजल, ऑफिस में ना सही, लेकिन तुम्हें अपना काम घर पर ही रहकर करना होगा। काजल ने एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर में डॉक्टर से बात करके उसने दवाइयां पूछी और गुड्डू के लिए दवाइयां ले आई। दवा लेने के बाद उसने गुड्डू को सुलाया और कमरे से बाहर आई। पूजा जी बैठक रूम में बैठकर आराम से टीवी देख रही थी। अब कैसी तबीयत है गुड्डू की? पूजा जी ने पूछा तो काजल बोली, क्या बताऊं माँ जी, बहुत तेज बुखार था। दवा से बुखार तो उतर गया है, लेकिन सर में दर्द अभी भी है। अब बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया है। लैपटॉप उठाकर वह अपने कमरे में जाते हुए बोली, माँ जी, आप जरा गुड्डू का ख्याल रख लेंगी क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तब तक थोड़ा सा ऑफिस का काम कर लूं। काजल ने कहा। पूजा जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे बहू, मुझे तो पहले से ही बदन में बहुत दर्द हो रहा है। ये एक कप चाय बना दे, बहुत थकान महसूस हो रही है। काजल टेंशन में आ गई। एक तो मेरा बेटा बीमार, ऊपर से ऑफिस का इतना सारा प्रेशर। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और जल्दी जल्दी से रसोई की ओर चल दी। तभी पीछे से पूजा जी बोली, कितनी बार कहा है बहू, ऑफिस का काम घर पर मत लाया कर। मेरी कोई सुने तब ना, आखिर बच्चे से बढ़कर कुछ भी होता है क्या? काजल बेमन से रसोई में गई। जाते ही उसके कदम ठहर गए। बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े थे। अरे माँ जी, आज भी कमला नहीं आई क्या? काजल ने आवाज लगाया। पूजा जी ने बोला, अरे हाँ बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी कि कमला अभी भी छुट्टी पर है। वह अपने गांव गई हुई है। अच्छा हुआ तूने आज छुट्टी ले ली थी।
बर्तन भी जरा धो लेना। सासू माँ की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आई, लेकिन खुद को संभालते हुए चाय बनाई, पूजा जी को दी और बिना कहे बर्तन धुलने लगी। वक्त तेजी से निकलता जा रहा था, तभी उसके फोन की घंटी अचानक से बजी। हाथ पोंछकर उसने फोन उठाया। काजल, तुमने अभी तक फाइल नहीं भेजी? बॉस ने कड़कती हुई आवाज में बोला। मैं अभी भेजती हूँ सर, उससे ने हड़बड़ाहटते हुए जवाब दिया और रसोई यूं ही छोड़कर दौड़ी। भाग दौड़ करते करते आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। शाम का वक्त हुआ, पूजा जी सत्संग सुनने निकल गई थी। काजल, जो दिन भर गुड्डू की देखभाल, ऑफिस के काम और रसोई के कामों में उलझी रही, अब हॉल में अकेली थी। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था और मन भी भारी था। कोई पूछने वाला नहीं था कि वह कैसी है, किस हाल में है। दुर्गेश भी सिर्फ बाहर की ही जिम्मेदारी निभा रहा था, काजल का साथ नहीं दे रहा था। काजल अब अकेली पड़ गई थी। आंखों में भरे आंसू अब उसके चेहरे पर लुढ़क चुके थे। तभी हल्की सी आहट हुई। काजल ने जल्दी से आंचल से अपने आंसू पोंछे। देखा तो किशनलाल जी अंदर आ गए थे। काजल की नम आंखें और झुका हुआ चेहरा देखकर उनका दिल पसीज गया। वह समझ गए थे कि बहू की इस हालत का कारण क्या है, बहू की इस हालत के जिम्मेदार कौन है। धीरे से पास बैठे और बोले, बस बेटा काजल, रो मत। मैंने तुझे अपनी बेटी माना है और अपनी बेटी को इतना परेशान नहीं देख सकता। काजल ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नम थी। काजल ने धीमे से कहा, मैं थक गई हूँ पापा जी। कोशिश करती हूँ सब संभालने की, लेकिन देखता हूँ बेटा, हर चीज देखता हूँ मैं। किशनलाल जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन हालात से लड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उनके सामने घुटने टेक दें या फिर समाधान हो जाए। बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। काजल बेटी, अगर तू बदलाव चाहती है तो अब तुझे फैसला लेना होगा अपने लिए। काजल ने हाँ में हाँ मिलाया। वह कुछ कहना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। अगले दिन शाम को ऑफिस से घर लौटते समय काजल के चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसकी चाल में एक स्थिरता थी। आंखों में थकावट के स्थान पर कुछ बदलने का संकल्प था, कुछ कर दिखाने का जोश था। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे। दुर्गेश, पूजा जी और गुड्डू तीनों आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। जैसे ही काजल अंदर आई, पूजा जी की आवाज आई, आज फिर से लेट बहू, अभी क्या बहाना बनाओगी तुम? काजल ने माजी की ओर देखा, फिर आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, बस माजी, आज आखिरी बार लेट हुई हूँ, आगे से कभी नहीं होगा। कल से सारा काम समय पर होगा। पूजा जी ने चौंक कर कहा, देखा, अरे ऐसा क्या हो गया कल से? काजल ने शांत स्वर में कहा, मैंने आज अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया है माजी। कल से मैं घर पर ही रहूंगी और घर का ही सारा काम संभालूंगी। गुड्डू को भी पूरा समय दूंगी। अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। पूजा जी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दुर्गेश भड़कते हुए बोला, क्या तुमने नौकरी छोड़ दी बिना मुझसे पूछे? काजल ने उसकी आंखों में देखा। पूछा होता तो तुम रोक लेते क्या? लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मामले को शांत करने के लिए पूजा जी बोली, बहू, तूने बिल्कुल सही किया। यही तो मैं कब से चाहती थी कि अब तू घर पर रहकर घर संभाल। वैसे भी यह नौकरी औरतों के वश की बात नहीं है। दुर्गेश ने माँ की ओर देखा, फिर माथा पकड़ लिया, लेकिन माँ की खुशी देखकर चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वही किशन लाल जी चुपचाप कोने में बैठकर सब कुछ देख सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दिन बीतने लगे। काजल अब घर के काम में लगी रहती थी। 15 से 20 दिन हो चुके थे काजल को नौकरी छोड़े हुए। उसी दिन घर में शादी का निमंत्रण आया। पूजा जी जाने की तैयारी करने लगी। अरे दुर्गेश, जरा 20,000 रुपए दे दो, तेरी बहन के यहाँ शादी है तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी।
उसमें खर्चा भी अधिक होगा। दुर्गेश ने झल्लाते हुए कहा, अभी नहीं है मेरे पास। आपके पास जो रखे हैं उन्हीं से देख लो, मैं बाद में आपको दे दूंगा। 2 दिन बाद पूजा जी की दवाइयां भी खत्म हो गई थी। दुर्गेश, अब तो कुछ पैसे दे दे बेटा, मुझे दवाई लानी है। अपनी माँ की यह बात सुनते ही दुर्गेश परेशान हो उठा। माँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्यों बेटा, सैलरी तो कुछ ही दिन पहले ही आई थी, पूजा जी बोली। दुर्गेश ने खींचते हुए कहा, हाँ आई थी, लेकिन उसमें से 30,000 घर की ईएमआई चली गई, 10,000 गुड्डू की स्कूल फीस में और बाकी खर्चों में। अभी आधा महीना बाकी है, क्या करूं, कैसे मैनेज करूं? किशनलाल जी ने चुप्पी तोड़ी। लेकिन बेटा, अब तक तो कभी पैसों की दिक्कत नहीं हुई। दुर्गेश ने अपने पिता की ओर देखा और गुस्से में कहा, कैसे होती दिक्कत? काजल की नौकरी से 50,000 रुपए हर महीने आते थे, उसी से घर की ईएमआई और घर के खर्चे निकल जाते थे। फिर झटके से दुर्गेश खड़ा हुआ, काजल की ओर देखते हुए वह भारी स्वर में चिल्लाया, यह तो नौकरी छोड़कर ऐसे बैठ गई जैसे घर के खर्चों से इसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिनों में इसका प्रमोशन होने वाला था। प्रमोशन के साथ सैलरी भी 1.5 गुना बढ़ जाती। सुनते ही पूजा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। दुर्गेश चिल्लाया, कभी सोचा भी है तुमने काजल कि इतनी महंगाई में घर कैसे चलेगा? मैं अकेला सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगा? काजल कुछ बोलती उससे पहले ही किशन लाल जी की गंभीर आवाज गूंजी, बेटा, यह सवाल बहू से नहीं अपनी माँ से पूछो। पूजा जी ने चौंक कर देखा, क्या मतलब है आपका? मैंने तो बहू की नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा था, उसने खुद की मर्जी से ही यह फैसला लिया है। अपना बचाव करते हुए पूजा जी बोली, लेकिन किशन लाल जी आज उन्हें बचाने के मूड में नहीं थे। हाँ, फैसला तो बहू का ही था, लेकिन उस फैसले की नींव किसने डाली, यह भी समझना होगा। मैं बस इतना कहता हूँ पूजा, कि जैसे कमाने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, वैसे ही घर चलाने, संभालने और उसे सहेजने के लिए भी एक से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। तुम हमेशा सोचती रहती कि तुम्हारा बेटा ही दिन भर काम करके ऑफिस से थक हार कर घर आता है, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि बहू भी तो दिन भर काम करती है, ऑफिस से थक हार कर आती है। क्या उसका ऑफिस अलग है, जहाँ मस्त एसी वाला रूम हो और वहां पर बिस्तर लगा हो जिस पर बहू आराम करती है? नहीं पूजा, वह भी उसी तरह काम करती है जैसे दुर्गेश करता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर वह भी घंटों झुकी रहती है, लेकिन तुमने तो नहीं सोचा कि बहू भी थकती होगी। वह कोई मशीन नहीं कि सुबह से रात तक बिना थके चलती रहे। कभी उसका मन भी करता होगा कि ऑफिस से लौटकर 2 पल चैन से बैठे, 2 पल सुकून से सांसें ले। कमरे में सन्नाटा छा गया था। किशन लाल जी के कहे हुए एक एक शब्द अपना असर छोड़ चुके थे। किशन लाल जी की बातें पूजा जी के मन को तीर की तरह चीर रही थी। उनकी नजरें अब जमीन में गड़ रही थी, जैसे पछतावे का बोझ उन्हें नीचे खींच रहा हो। मन ही मन वह खुद को दोषी मान रही थी। मैं अपनी बहू के लिए इतनी क्रूर कैसे हो गई? पल्लवी की बातों में आकर मैंने काजल के साथ इतना अन्याय कैसे कर दिया? उनकी आंखों से पछतावे के आंसू लुढ़क पड़े। तभी चुप्पी को तोड़ता हुआ दुर्गेश बोल पड़ा, वैसे काजल, गलती तो मेरी भी है। अगर मेरी पत्नी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस घर को चलाने के लिए पैसे कमा सकती है, तो मैं भी तो घर के काम में उसका हाथ बटा सकता हूँ, उसके बोझ को हल्का कर सकता था। इन सब का जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं भी हूँ। दुर्गेश की यह बातें सुनकर काजल की आंखें भर आई। उसकी बातों ने उसके मन को एक सुखद सुकून दिया। पूजा जी अब उठी, काजल के पास गई और शांत स्वर में बोली, काजल बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं
मैं पल्लवी की बातों में बहक गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठी। तूने इस घर के लिए इतना किया और मैंने तुझे सिर्फ ताने दिए। अरे नहीं माँ जी, काजल ने झट से उनके हाथ थाम लिए। आप तो माँ है मेरी, और माँ कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। वैसे अगर आप कहें तो मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर लूं। काजल ने विनम्र स्वर में पूछा। पूजा जी ने उसे सीने से लगा लिया। बहू, अब तू जो भी करेगी मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मुझे बस अपनी हंसती मुस्कुराती बहू वापस चाहिए। यह बातें सुनकर किशन लाल जी मुस्कुरा उठे। वैसे माँ जी, अगर पैसों की जरूरत हो तो मेरे खाते में 50,000 रुपए पड़े हैं। आप वो पैसे लेकर सामान ले आइए। कुछ देर बाद माहौल सामान्य हो गया तो दुर्गेश और पूजा जी तैयार होकर पैसे लेकर शादी के लिए सामान खरीदने चले गए। किशन लाल जी ने मुस्कुराकर काजल से बोला, देख मेरा आइडिया काम कर गया ना। कुछ ही दिनों में सीधे हो गए दोनों माँ बेटे। यही एक रास्ता था उनकी अकल ठिकाने लाने का। काजल हंस पड़ी और बोली, पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत हिम्मत दी। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने राज खोला कि पिताजी, मैंने तो सिर्फ ऑफिस से 20 दिन की छुट्टियां ली थी। किशन लाल जी के चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव आ गए। मतलब तूने कभी नौकरी छोड़ी ही नहीं थी? वाह मेरी शेरनी, बिटिया तूने तो कमाल का दिमाग लगाया। दोनों बातें करते हुए हंसने लगे। कुछ ही दिनों बाद काजल फिर से ऑफिस जाने लगी। उसकी लगन और समर्पण ने उसे कंपनी की ब्रांच मैनेजर बना दिया। मोटी तनख्वाह के साथ वह अब पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी थी। घर में अब पहले जैसी हंसी खुशी लौट आई थी। पल्लवी की बातें अब पूजा जी के मन से पूरी तरह से निकल चुकी थी। आज जब इस बात को 6 महीने बीत चुके थे, तभी काजल को खबर मिली कि उसकी मासी सास आज फिर से घर आ रही है। तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। इतनी मशक्कत के बाद जो घर फिर से मुस्कुराने लगा था, उसमें आज फिर वही पल्लवी माँ से कदम रखने वाली थी। काजल ऑफिस से जल्दी जल्दी वापस आ गई। कुछ ही देर में बेल बजी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो काजल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। जो पल्लवी मौसी घर के भीतर आई वह कोई और ही थी। एकदम उदास मुरझाया हुआ चेहरा था। बात और चाल दोनों ही चीजें पहले जैसी नहीं थी। वह चुपचाप सोफे पर आकर बैठ गई। घर में सन्नाटा छा गया। पूजा जी ने पूछा, कैसी हो पल्लवी? पल्लवी की आंखें एकदम से भर आई और फूट फूट कर रोने लगी। हॉल में बैठे सभी लोग हैरान हो गए। सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर में सब ठीक तो है ना? पूजा जी ने चिंतित स्वर में पूछा। पल्लवी ने खींचते हुए कहा, घर? ऐसा घर? पूजा, वह घर तो अब मेरा रहा ही नहीं। मेरा घर तो तबाह हो गया। आखिर ऐसा क्या हो गया पल्लवी? पूजा जी ने पूछा। तो पल्लवी ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। पिछले कई महीनों से मेरे तीनों बेटे और बहुओं में अनबन चल रही थी। तीनों को प्रॉपर्टी का अपना अपना हिस्सा चाहिए था। मैं तो हैरान ही रह गई। वह भाई जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अपनी बीवियों के बहकावे में आकर एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो गए थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह लोग नहीं माने। प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए और बिना मेरे बारे में सोचे घर से निकल गए। तीनों को सिर्फ माँ की संपत्ति चाहिए थी, माँ नहीं। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। पूजा, मैंने सोचा शायद तीर्थ यात्रा से मन को सुकून मिल जाए, लेकिन मन को शांति कहीं नहीं मिली थी। फिर मुझे पता चला कि उन तीनों बेशर्मों ने मेरा घर भी बेच दिया। अब तो सब खत्म हो गया पूजा। कहते हुए वह अपनी बहन को गले लगाकर फिर से रो पड़ी। मैं कहीं की नहीं रही पूजा, मैं कहीं की नहीं रही। पूजा जी की आंखें भी नम हो गई। कोई बात नहीं पल्लवी, मैं हूं ना, तेरी बहन। तू मेरे साथ यहाँ रहे। यह घर तेरा भी तो है।
पूजा जी आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं पूजा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं वृद्धाश्रम में जाकर रहूंगी। पल्लवी ने रोते हुए बोला, बस आज मन थोड़ा भारी था तो सोचा बहन से मिल लूं। 2 घड़ी सुकून मिल जाए, दिल हल्का हो जाएगा। वृद्धाश्रम जाते हुए पल्लवी ने काजल से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगा और अपना बैग उठाकर बाहर की ओर जाने लगी। सबने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और भारी मन के साथ वहां से निकल गई। उनकी हालत देखकर किशनलाल जी के मन में विचार आने लगा, शायद यह ईश्वर की ही लीला है, जो कभी दूसरों के घरों में आग लगाया करती थी, आज उसी के घर में आग लग चुकी थी। इंसान माने या ना माने, कर्मों का फल तो यही मिलता है। हमारे कर्म ही हमारे आगे आते हैं। अगर हर इंसान यह समझ ले, तो इस धरती पर कभी किसी को कोई भी दुख या तकलीफ ना मिले। यह धरती स्वर्ग बन जाएगा। किसी भी इंसान को यह चाहिए कि अगर वह किसी दूसरे का घर बना ना सके, तो किसी की दूसरे का घर बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।